नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस राज क्रिप्टो में। दोस्तों आज की कुछ ताज़ा अपडेट लेके आए दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बिजनेस टुडे ने खबर छापा है कि जो वज्रेक्स के सीईओ निश्चल सेठी और जो को फाउंडर सिद्धार्थ मेनन हैं वो दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर, जिसका पहले से ये अंदेशा हो रहा था कि यदि सरकार इस क्रिप्टो टैक्स के बारे में नहीं सोचेगी तो निश्चित रूप से जो मैटिक, जैसे पहले से मैटिक के जो को फाउंडर वो दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, और अब ये अगली खबर ये आ चुकी है कि वज्रेक्स के सीईओ और उनके जो को फाउंडर हैं वो दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं, विद फैमिली हो चुके हैं दोस्तों, शिफ्ट हो चुके हैं। अभी उनके ऑफिस तो हालांकि बेंगलुरु और मुंबई में रन कर रहे हैं, अभी इंडिया में उनका वर्क तो हो रहा है, लेकिन ये आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। फिलहाल तो वर्क हो रहा है। देखिए किस क्या वजह रही है। द डेवलपमेंट कम्स एडमिस्ट इंडिया इम्पोजिंग 30% टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट इन एडिशन टू 1% टैक्स डिडक्शन deductible tax source, a move which has led to significant drop in trading volume in crypto exchanges। यानी जो भारत में 30% टैक्स और एक 1% TDS जो अभी जुलाई में लगना शुरू हो जाएगा, इस 30% टैक्स के कारण जो इंडियन एक्सचेंज हैं उनमें कम से कम यानी अभी 60% तक का उनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम की गिरावट देखने को मिली है। यानी 60% लोगों ने या तो वहाँ से रिमूव हो चुके हैं या ट्रेडिंग नहीं हो पा रहा दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा गिरावट उनमें आया है। तो अब उनका शिफ्ट होना लाजमी है, क्योंकि जब इनके ट्रेडिंग ही नहीं होगा तो इनके पास मनी नहीं आएगा, पैसा नहीं बनेगा, ये खर्चे भी नहीं चला पाएंगे, तो क्या करेंगे इतना अधिक टैक्स। और दूसरा बात करें, दुबई में 0% टैक्स है, तो वहाँ उनको पूरा माहौल मिल रहा है तो लोग जाएंगे दोस्तों। ये एक निश्चल सेठी नहीं जा रहे हैं, यानी वज्रेक्स नहीं जा रहा है। ये भारत में जो टैलेंट है, युवा जो काम कर रहे हैं अच्छे, जो टैलेंट है वो भी भारत से जा रहा है दोस्तों। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि सुंदर पिचाई का मैंने एग्जांपल दिया। बहुत से अपने इंडिया के जो टैलेंट है, जो विदेशी कंपनीज की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके एज ए सीईओ के रूप में या उनको अच्छे से रन कर रहे हैं। यदि ये माहौल इंडिया में मिला होता तो शायद वो वहाँ नहीं जाते और इंडिया में रोज़गार के अवसरों को बढ़ाते और इंडिया का डेवलपमेंट होता। और ये एक बार फिर से सरकार वही काम कर रही है कि जिस प्रकार से मैंने पहले भी एग्जांपल दिया। मैं मेरे सभी क्रिप्टो साथियों से ये अनुग्रह करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम कुछ आवाज़ सोशल मीडिया पर उठाए और सरकार को थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा जगाया जाए, नींद खोली जाए उनकी, जो कि इससे पहले जो किया वही ये यहाँ कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन में 5000 किसानों को इन्होंने ये कह सकते हैं कि मरवा दिया, उनको ये कह सकते हो कि उनको हत्या करवाई, एक राजनीतिक साजिश के तहत कह सकता हूँ मैं। क्योंकि एक साल बाद उनको समझ में आया कि ये कानून गलत था और वापस लेते हैं, तो पहले क्यों नहीं आया समझ में। और वही अब क्रिप्टो बिल के ऊपर कर रहे हैं 30% टैक्स लगा के, और फिर जब यहाँ से सब शिफ्ट हो जाएगा, क्रिप्टो मार्केट समाप्त हो जाएगा, तो कहाँ से टैक्स लेंगे, किससे लेंगे टैक्स। ये तो ये समझ में नहीं आया कि क्या चाह रहे हैं ये। नहीं तो क्रिप्टो को इन्होंने कभी ये कहा कि लीगल है कि अनलीगल है, रेगुलेट कर रहे हैं, ये तो कोई डिफाइन नहीं किया। इससे पहले टैक्स लगा दिया और साथ में यूपीआई, जैसा कि आप देख ही रहे हो, एनसीआईपी ने उनको जिस कोइनबेस ने जो भारत में ऑफिस लाया था, 2-3 दिन ही उनका यूपीआई चल पाया था और एनसीबीआई ने उनको मना कर दिया, यूपीआई सर्विस बंद कर दिया सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, निश्चल सेठी और सिद्धार्थ मेनन की न्यूज़ जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वहाँ अपने विद फैमिली के साथ शिफ्ट हो चुके हैं। अभी वज्रेक्स का जो ऑफिस है, दोनों यहीं काम कर रहे हैं, अभी वर्क कर रहे हैं। आगे का क्या न्यूज़ आती है मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा दोस्तों। साथ ही मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि थोड़ा इस खबर को, यानी सरकार की इस नीति के खिलाफ हमें बोलना होगा, तभी हमारे इस क्रिप्टो से संबंधित जो बिल हैं उनके बारे में सरकार कुछ सोचेगी दोस्तों। अगली न्यूज़ की तरफ मैं लेकर चलता हूँ। जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी मीटिंग में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी गए हैं, तो थोड़ा मैं उनका वीडियो चलाना चाहूँगा, देखना आप। उसके बारे में बताऊँगा कि क्या क्या बातें उन्होंने वहाँ पे कही है। तो एक बार देखिए, वीडियो देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ, चलते हैं, देखते हैं क्या कहा उन्होंने। Regulated environment, we were not sure if the, let us say, the FATF's money trail, as I say, travel route, travel line is being tracked at all.
and we were not even sure as to how we can keep a trail following of these transactions which were happening. After all, these were electronic codes eventually. So we wanted to be sure, and therefore we did announce that on the income that is generated out of the transactions of these crypto assets will be taxed at 30%, and over and above that, there is a 1% tax deduction at source, which is also imposed on every transaction. So through that, we'll be able to know who's buying and who's selling it, and that 1% is not an additional tax over the 30% that I've imposed. It is only reconcilable with the 30 or with any other tax the person is expected to pay. Essentially, by taxing, we were trying to make sure that we are keeping a trail and also making sure these are going to be eventually compliant with anti-money laundering rules, and making sure that these kind of operations don't end up inadvertently to funding any kind of terror activities. So we wanted to be sure when there was no regulation happening, these activities which were becoming now fairly extensive are kept an eye on, and there should be a financial implication on them, and therefore the tax. It wasn't as if we have legitimized them. We haven't said that this is currency. We haven't said that this has intrinsic value, but certain operations are taxable for the sovereign, and that is why we've done this. दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि निर्मला सीतारमण जी ने क्या क्या कहा है। जब उनको 30% टैक्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन काफ़ी हो रहे थे, इसलिए हमने टैक्स लगा दिया। यानी कितनी एक तुच्छ, मतलब ये कह सकते हो कि ये कोई तार्किक जवाब नहीं है। यानी इसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए आपने टैक्स लगाया 30%, लेकिन आपने ये अभी क्लियरफाई नहीं किया कि ये लीगल है या अनलीगल है, इसको रेगुलेट किया जाए, इसके बारे में क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बारे में बात नहीं करी। साथ ही उन्होंने बोला कि टेरर एक्टिविटीज़ में क्रिप्टो का यूज होता है। तो मैं निर्मला सीतारमण जी से ये क्वेश्चन पूछता हूँ, और दोस्तों आप यदि इस सवाल से सहमत हो तो आप भी कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, या आप क्या इसका आंसर देना चाहोगे या इनसे पूछना चाहोगे कि ये बोल रहे हैं कि टेरर एक्टिविटीज़ में क्रिप्टो का यूज होता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि होता है, 100% होता है, लेकिन क्या इंटरनेट का यूज टेरर एक्टिविटीज में नहीं होता, या बैंकिंग का यूज नहीं होता, या जितने भी टेररिस्ट हैं वो क्या उनके अकाउंट्स नहीं होते बैंकों में, या इंटरनेट को यूज़ नहीं करते, या टेलीकॉम को यूज़ नहीं करते, तो क्या उनको बैन किया आपने, उनके लिए कुछ किया आपने कि वो कैसे यूज रोका जा सकता है। जैसे याद हो दोस्तों, मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ तब लगभग 20 से 12 सिम, यानी इंडियन लोगों के आईडी के ऊपर उनका लिया हुआ था, और उन सिम के सहायता से उन्होंने वो इस हमले को अंजाम दिया था। तो दोस्तों ये एक तार्किक जवाब नहीं है ये कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इनका यूज हो रहा है। तो हर एक चीज़ के नेगेटिव पहलू भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने केवल एक नेगेटिव चश्मा पहन लिया है क्रिप्टो के लिए कि वो केवल नेगेटिव इफेक्ट ही देखते हैं। यदि इतना ही नेगेटिव है तो दुबई टैक्स फ्री क्यों कर रखा है? क्यों दुबई पूरे जितने भी वर्ल्ड की जो एक्सचेंजेज हैं उनको क्रिप्टो के लिए लाइसेंस जारी कर रहा है, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस दे रहा है, और वहाँ पर उनको इन्वाइट कर रहा है कि आप फ्री, कोई टैक्स नहीं है, आप यहाँ आइए और यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करिए, अपने प्रोजेक्ट लगाइए। क्यों कर रहा है? क्या दुबई देश में कोई समझदार नहीं है, कोई वहाँ पे कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं है? क्या दुबई में सारे बेवकूफ़ लोग बसे हुए हैं कि उन्होंने तो इस एक्टिविटीज़ को लीगल बनाया और लोगों को इस क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहा है, क्रिप्टो एक्सपो वहाँ पे होते हैं? क्यों हो रहा है? क्या उनके देश में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है? तो दोस्तों इस कमेंट का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा कि जो निर्मला सीतारमण जी ने सवाल उठाए हैं, टेरर एक्टिविटीज़ है, मनी लॉन्ड्रिंग है। तो दोस्तों एक सवाल और भी है कि यूपीआई, आप ड्रीम 11 देख लो, आप मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो जितने भी फंड, जितने भी आप लॉटरी सिस्टम है, जितने भी अनलीगल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें सभी में यूपीआई चालू है, लेकिन क्रिप्टो में यूपीआई बंद किया है। क्यों? जब आप उसको मनी लॉन्ड्रिंग में देख रहे हो, क्रिप्टो को आप एक कैसीनो टाइप का गेम देख रहे हो, तो फिर उनके लिए तो आपका यूपीआई चालू है, लेकिन क्रिप्टो के लिए क्यों नहीं है? जबकि आप तो टैक्स भी ले रहे हो, 1% टीडीएस भी आपने किया है। तो ये कुछ सवाल हैं कि क्या करना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों कुछ ट्वीट और भी दिखाना चाहूँगा मैं, जो कि पुष्पेंद्र सर का भी एक ट्वीट आया इसी के लिए कि दुबई शिफ्ट होने की खबर उन्होंने ट्वीट किया है। तो काफ़ी दोस्तों इंडिया में
क्रिप्टो को लेके बहुत ही एक कह सकता हूँ कि एक तरह से बैन करने वाले माहौल हैं, उनको एक तरह से ख़त्म करना चाह रहे हैं क्रिप्टो मार्केट को। तो दोस्तों साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा आप अच्छे से वायरल करिएगा, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। तो दोस्तों यही कुछ ट्वीट और दिखाना चाहूँगा। देखिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी, इन्होंने एक ट्वीट किया, लेकिन 30% टैक्स लगाने से क्या आतंकवाद में क्रिप्टो का इस्तेमाल नहीं होगा? बहुत ही अच्छा सवाल किया, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इनका। एक तरफ से आप कहते हो क्रिप्टो की में रिस्क है, आर्थिक जोखिम है, क्रिप्टो बबल है, इसकी कीमतों में बड़े उतार चढ़ाव हैं, आतंकवादी ऐसी जोखिम वाली चीज़ का इस्तेमाल क्यों करेंगे? आप समझ नहीं पा रहे कि क्या बोलें। यानी एक तरफ ये खुद समझ में नहीं आ रहा कि उसके पक्ष में या विपक्ष में है, इनको खुद कन्फ्यूज़न है, और फिर ये क्या डिसीजन ले पाएंगे क्रिप्टो के ऊपर। एक ट्वीट और मैं दिखाना चाहूँगा, मैं बहुत ही अच्छा उन्होंने ट्वीट किया, एक अच्छा दोस्तों ये एक ट्वीट और देखिएगा, बहुत ही अच्छा इन्होंने शानदार तरीके से बताया कि जिस टहनी पे बैठा बंदा उसी को काट रहा है। यानी सरकार का जो क्रिप्टो बिल है कुछ इसी प्रकार का है, वो टैक्स भी लेना चाह रही है और क्रिप्टो क्रिप्टो चलता भी रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जिस प्रकार का टैक्स उन्होंने लागू किया है, जिस टहनी में बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। जैसा कि एक मारवाड़ी में कहावत है कि सरफ जाने के बाद उस लकीर को पीटने वाला काम सरकार कर रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्रिप्टो का जो कम्युनिटी है, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं क्रिप्टो में काम करने वाले, जैसे मैंने पहले बताया मेटिक के CEO हैं, वो भी वहाँ से मेटिक के जो भी फाउंडर हैं वो भी दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, और वजीरेक्स के CEO भी दुबई शिफ्ट हो चुके हैं। तो जब क्रिप्टो कम्युनिटी यहाँ से चली जाएगी तो पीछे से ये उस सरफ वाली लीक को पीटने वाली बात हो गई है, उस लकीर को पीटने वाली बात हो गई है, वही यहाँ इंडिया में सरकार करने वाली है। अब इसको कब समझ बुद्धि आएगी ये तो कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं नई कुछ अपडेट को लेके। थैंक यू सो मच।